सिंह जी ने 90 दशक में ये उत्तर प्रदेश में स्वराज की स्थापना की थी। स्वराज्य तो हमको मिला था 1947 में, लेकिन लंबे समय तक देश की सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश बेहाल था। जब आदरणीय कल्याण सिंह जी लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने, वो राज्य में एक सुराज्य प्रतिष्ठा किए। मैं आज अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, उसी आदर्श को आज के हमारे लोगों को स्थापित किया गया, कानून स्थापित किया गया, जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रखा गया। उस कानून में क्या है? उस कानून में यह कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश की हो या कोई भी मंत्री हो, अगर वो जेल जाते हैं तो उनको 30 दिन के अंदर गद्दी छोड़ना पड़ेगा। यह कानून देश के अपेक्षा से काल लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा, खुद को भी रखा, क्योंकि मित्रों पिछले 11 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आने वाले 1 दशक तक की देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। उसके बावजूद उन्होंने पार्लियामेंट में कानून लाया कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, गद्दी छोड़नी पड़ेगी अगर गिरफ्तारी होते हैं। कल्याण सिंह जी को किस गुनाह पे आपने 93 में गद्दी से बाहर किया? क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने राम जो 1991 में किस कारण से उनको गद्दी से निकाला? क्योंकि उन्होंने राम भक्तों में गोली चलाने के लिए मना कर दिया, देश में राष्ट्रवाद का प्रतिष्ठा किया। कोई अपराध नहीं था, एक राष्ट्र गौरव के काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी तब सत्ता में थी दिल्ली में, उन्होंने कल्याण सिंह जी की सरकार को बर्खास्त किया, मध्य प्रदेश में सरकार को बर्खास्त किया, राजस्थान में सरकार को बर्खास्त किया। और आज कांग्रेस करने के लिए, जब वो लोगों के दस्त करने के लिए, जब वो लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनी गई थी, तब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया, उनके ऊपर गिरफ्तारी की फरमान निकाला, वारंट निकाली। उमा भारती जी ने क्षण भर भी नहीं लगाया, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, हुबली की कोर्ट में जाऊंगा, अगर तिरंगा फहराना मेरा गुनाह था तो मैं उस गुने को 100 बार और करना चाहूंगा। इस पल पे उन्होंने तिरंगा के खिलाफ जो षड्यंत्र हुई थी उसको सामना करने के लिए हुबली गई थी। जब हुबली गई थी तो मुख्यमंत्री पद में बैठ के नहीं गई थी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे के गई थी। कल कांग्रेस पार्टी के युवराज कह रहे हैं मोदी जी काला कानून लाना चाहते हैं, मध्य युगीय कानून लाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, आपकी सरगना वो उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या अन्य प्रदेश में हो, आपकी सरगना छठे अपराधी है। आपको डर लगता है आपके सहयोगी दिल्ली में, जिनको कभी आप लड़ते हो, कभी कुश्ती करते हो, कभी मित्रता भी करते हो। क्या अरविंद केजरीवाल उमा भारती जी जैसे तिरंगा फहरा के जेल गया था? क्या अरविंद केजरीवाल बाबूजी कल्याण सिंह जी की तरफ राष्ट्रवाद के लिए अपना गद्दी छोड़ी थी? ऐसा नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन गद्दी नहीं छोड़े। मित्रों, आज सही श्रद्धांजलि कल्याण सिंह जी को यही होगा जिन मूल्यों को लेकर लंबी समय लड़ाई किए थे, जो सुराज के लिए उन्होंने लड़ाई किए थे। आज वो आदर्श उत्तर प्रदेश में हो, योगी जी के नेतृत्व में, या मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में हो, उस आदर्श को आज हम पूरा कर रहे हैं। यही कल्याण सिंह जी के लिए सही श्रद्धांजलि होगा। अंत में और एक बात कहूं, कल्याण सिंह जी पिछड़ों के नेतृत्व की हिमायत कर रहे, वंचितों के नेतृत्व की वो अगुवाई करते थे, स्वयं वो अपने हम लोगों के लिए प्रेरणा थे। आज मोदी जी उस आदर्श को आगे बढ़ाते हुए अभी आने वाले 9 तारीख को देश के उपराष्ट्रपति की चुनाव होगा। देश के एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति, तमिलनाडु की व्यक्ति माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन, जो पिछड़े जाति से आते हैं, उनको देश की सर्वोच्च स्थान पर उपराष्ट्रपति में बैठाने के लिए निर्णय किया है। आज देश की राष्ट्रपति
एक आदिवासी महिला है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। उपराष्ट्रपति बनेंगे एक पिछड़े वर्ग की नेता श्री सीपी राधाकृष्णन जी। ये बाबू कल्याण सिंह जी का आदर्श था। समरसता और राष्ट्रवाद दोनों के सम्मिश्रण के उदाहरण है। मैं जैसे महान नेता के प्रति सभी की ओर से, देशवासियों की ओर से आभार प्रकट करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना और सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को बिगाड़े बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। बाबूजी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक विचारधारा, एक पथ प्रदर्शक और एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे जो जीवन भर अपने आदर्शों पर अडिग एवं सजग रहे। 5 जनवरी 1932 में अलीगढ़ की पुण्य धरती पर जन्मे बाबूजी कल्याण सिंह न तो किसी विरासत के वारिस थे, न ही किसी राजनीतिक खानदान से आए थे। एक साधारण शिक्षक के तौर पर अपनी यात्रा प्रारंभ कर उन्होंने असाधारण सिद्धांतों से राजनीति को नई दिशा एवं दशा दी। जब वो राजनीति में आए तो बहुतों ने सोचा कि अब वो भी औरों की तरह समझौते करेंगे, लेकिन बाबूजी ने सिद्ध कर दिया कि सिद्धांतों से समझौते नहीं होते, बल्कि उन्हीं पर अडिग रहकर इतिहास रचा जाता है। वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन सत्ता की चमक से कभी नहीं डिगे। जब राम मंदिर का प्रश्न सामने आया तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठुकरा दिया। संघ के संस्कारों से बालकाल में ही जो राष्ट्रभाव की अलग उनके भीतर जली, वो लौ बनकर उनमें हमेशा प्रज्वलित रही। उनका हर निर्णय, हर कदम राष्ट्रहित और समाज हित से जुड़ा था। शिक्षक, विधायक, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल, बाबूजी हर पद पर रहे, लेकिन कहीं भी पद को उन्होंने अहम नहीं बनने दिया। हर जिम्मेदारी को उन्होंने एक साधक की तरह निभाया। जब वो भाजपा संगठन में थे तब उत्तर प्रदेश में पार्टी की नींव को जिस ईंट और चरित्र की मजबूती मिली, वो बाबूजी की ही देन थी। बाबूजी कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने शिक्षक धर्म का पालन बखूबी किया। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में आज भी लोग गर्व से कहते हैं कि बाबूजी कल्याण सिंह के कार्यकाल में वो पास हुए थे, क्योंकि उनका प्रशासन एक शिक्षक की तरह था, कठोर भी और न्यायप्रिय भी। हम लोग 1992 में हाई स्कूल परीक्षा में पास शामिल हो रहे थे और उस समय माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और नकल अध्यादेश लागू हुआ था। तो जब वो मंच से कहते थे कि मेरे समय में जो बच्चे पास होंगे वो गर्व से कहेंगे कि हम कल्याण सिंह के जमाने में पास हुए हैं। तक मेरे मोहल्ले में 14 लोग हाई स्कूल की परीक्षा में बैठे थे, मात्र हम 2 लोग पास हुए थे। लेकिन हम दोनों जो बाबूजी के समय में पास हुए, मैं डीएसपी पद पर चयनित हुआ और वेटनरी में डॉक्टर हुआ। और आज जब जब राम मंदिर का स्मरण होता है तब तब बाबूजी का त्याग, उनका संकल्प, उनका समर्पण स्मृतियों में गूंजता रहता है, क्योंकि बाबूजी कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को प्रभु श्री राम की भक्ति में न्यौछावर करने भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम। आज के इस हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी की चतुर्थ पुण्यतिथि कार्यक्रम में
मंच पर उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जितेंद्र प्रसाद जी, पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय कलराज मिश्रा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय साध्वी उमा भारती जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और कार्यक्रम के आयोजक श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित सरदेव बाबू जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले अलीगढ़ मंडल से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर सरदेव बाबू जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, हर राम भक्त की ओर से उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, ये चतुर्थ पुण्यतिथि है सरदेव बाबू जी की। उन्होंने इसी अलीगढ़ जनपद के छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया। इसकी बिगड़ी हुई हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे होना चाहिए और सुशासन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान सरदेव बाबू जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और उसके उपरांत जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर, किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब श्रेय लेने की होड़ हो और जब मामला बिगड़ता है तो दूसरों के ऊपर डालने की एक स्थिति देखने को मिलती हो, उन स्थितियों में बाबूजी ने उस समय सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के गुलामी के ढांचे को, उसकी जो गति होनी थी उसको दुर्गति तक पहुंचा करके श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछले आज 8.5 वर्ष के अंदर विकास के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कुछ भी हम कर पाए हैं उसकी आधारशिला सरदेव बाबू जी के द्वारा दी गई 1990-91 की और 1996, 97, 98 में उनके द्वारा जो सरकार बना करके जो न्यूज की आधारशिला रखी गई थी, उसी भाइयों जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ और सबके विकास के साथ संतुष्टीकरण की नीति है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, तुष्टीकरण किसी का नहीं। अगर गुलामी के अंशों को समाप्त करना है, विरासत पर गौरव की अनुभूति करना है, तो अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण उसकी एक अनुपम छाप के रूप में, एक अनुपम मिसाल के रूप में हम सबके सामने, जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, प्रदेश का नागरिक, चाहे वह अलीगढ़ के दंगे हो, बरेली के दंगे हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, मेरठ के दंगे हो, जिन लोगों की बोलती दंगों के समय पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में नहीं होती थी, पीड़ित में से दलित भी था, पिछड़ा भी था, व्यापारी भी था, सामान्य हिंदू भी था, अकेले भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती थी। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है, लेकिन परिवार के विकास की बात करता है, और इन्होंने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी। आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती संपन्न की, अलीगढ़ के भी बहुत सारे नौजवान भर्ती हुए थे, उसमें बहुत सारे अलीगढ़ के नौजवान भर्ती हुए, एटा के नौजवान भर्ती हुए, कासगंज और हाथरस के नौजवान भर्ती हुए, प्रदेश के सभी 75 जनपदों के नौजवान उसमें भर्ती हुए। लेकिन क्या ये 2017 के पहले भी संभव था? क्या 2017 के पहले ये नहीं हो सकता था? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने सत्ता में आने पर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, अराजकता को बढ़ाया है, गुंडागर्दी को बढ़ाया है, हिंदू मानविंदुओं पर और उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करने का जो कुत्सित कार्य किया था, आज उनकी पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश कैसे देश का विकास का ग्रोथ इंजन बन जा रहा है। आज उनको पीड़ा इस बात की है
कि आखिर उत्तर प्रदेश के सामने जो पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था, ये पहचान का संकट कैसे दूर कर दिया गया है। और इसी पीड़ा में इनके द्वारा फिर से जातीयता के उस जड़ को घोलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए इन्होंने न केवल हिंदू संस्थाओं को बल्कि अब तो देश के संवैधानिक संस्थाओं को भी निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया है। अगर कोई न्यायाधीश सही फैसला देता है, निष्पक्ष फैसला देता है, तो उनको धौंस दी जाती है। अगर वह किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई बात कह देते हैं, उन्हें धमकी दी जाती है। और अब तो चुनाव आयोग को भी धमकी दी जा रही है, चुनाव आयोग को भी धमकी दी जा रही है। यानी एक तरफ पीडीए की बात करेंगे और दूसरी तरफ उनके स्थान पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को, पाकिस्तानी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को मतदाता बना करके यहां के वंचितों को, यहां के पिछड़ों को और भारत के नागरिकों को मतदान करने से वंचित करने की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस दुष्चक्र के खिलाफ आज जब कार्य हो रहा है, तो उस कार्यक्रम को व्यवधान पैदा करके इनके द्वारा न केवल संसद की कार्रवाई को बल्कि चुनाव आयोग पर भी आक्षेप लगा करके, जुडिशरी पर भी आरोप लगा करके, आक्षेप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं की भी अवमानना करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर हम सबके लिए सरदेव बाबूजी का वो आदर्श जो स्थानीय उद्यम को प्रोत्साहित करके रोजगार के साथ स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को तरोताजा करता है। यही आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत का आधार बनेगा और उस विकसित भारत के लिए हम सबको प्राणपण से काम करना है। विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से सरदेव बाबूजी के चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से